तोशी ने इसे जूस, दूध, सूप वगैरह पिलाया था। अगले 16 घंटों के दौरान, जिसकी वजह से नोशी अब काफ़ी बेहतर थी और वो सो गई थी। सोने से पहले डॉक्टर ने इसका चेकअप किया था और सारी रिपोर्ट्स भी ठीक थीं। रंधावा साहिब, कल तक आप उन्हें ले जा सकते हैं, आप लोग अगर उन्हें सोने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये बोलकर डॉक्टर रूम से चली गई थी। इसके पीछे जमाल और तोशी भी बाहर आ गए थे। गिलशेर खान बाहर बैठा हुआ था। डॉक्टर मोहसिन को सुबह तोशी ने खुद घर भेजा था। मोहसिन को तोशी की ज़्यादा फिक्र थी क्योंकि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। गिलशेर खान, मेरे पीछे मेरी बेटी बर्बाद हो गई और तुम तमाशा देखते रहे, जमाल रंधावा ने कर्ब से कहा था। रंधावा साहिब, जब आपके घरवाले ही नोशी बेटी को बर्बाद करने पर तले थे तो मैं क्या कर सकता था? जब आपने मुझे हुक्म दिया, इस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका था। गिलशेर खान सर झुकाए हुए खड़ा था। गिलशेर खान, पहलियां मत बुझाओ, सीधी बात करो, जमाल ने गुस्से से कहा था। सीधी बात? रंधावा साहिब बहुत कड़वी है, शायद आप सुन न सकें। और गिलशेर ने होले से जवाब दिया। पापा, अब बैठ जाए। खान साहिब, अब बताएं, हम सुनना चाहते हैं। तोशी ने अपने बाप को कॉरिडोर में रूम से बाहर पड़ी हुई सीटों में से एक पर बिठा दिया था और गिलशेर खान के कंधे पर हाथ रखा। खान साहिब, प्लीज बताएं, तोशी ने अर्जी की। रंधावा साहिब, आपको इस दिन एयरपोर्ट छोड़ने के बाद रात को मैंने बाजी गफूरा और शाहिद महमूद को बुलाया था अपने क्वार्टर में, उनसे सारी मालूमात ली। मुझे लगा सिर्फ 4 अफराद हकीकत से पर्दा हटा सकते हैं। बिलाल से मैं पूछना चाहता था और अपने इससे मिलने से भी मना किया था। इरम गायब थी और उसका नंबर भी बंद था। अब सिर्फ वो 2 लड़कियां बच्ची थीं। इस वक्त नैना को जानता नहीं था, अब सिर्फ डॉक्टर उज़्मा अफगन रह गई थी। इसे मैं अच्छी तरह से जानता था। बिलाल ने खुद मुझे उज़्मा के बारे में बताया था जब वो मेंटल हॉस्पिटल में जाया करता था। उज़्मा से मिलकर मुझे पता लगा कि वो तो खुद बेचारी इस वजह से बहुत परेशान थी। उज़्मा ने मेरी मुलाकात आदिल से कराई थी। आदिल बिलाल का दोस्त है। अब सिर्फ नैना के ज़रिए हम ये हकीकत जान सकते थे। मैं और आदिल फौजिया से मिले जो बिलाल के ऑफिस में काम करती है। इससे हमने नैना के शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली जो कि स्कूल रिकॉर्ड में मौजूद थी। इसके ज़रिए हम कल लड़कहार नैना के घर पहुंच गए। नैना ने पहले तो हमारे साथ मिलने से ही इनकार कर दिया था। जब आदिल ने बिलाल का नाम लिया तो इसने हमें सारी कहानी बताई। नैना के मुताबिक ये सब कुछ नाहिद बीबी की साजिश थी जिसमें शुएब और वलीद ने उनका साथ दिया था। बाद में इरम वासती और मुझे भी पैसों का लालच देकर उन्होंने अपने साथ मिलाया था। ये नैना के अल्फाज थे। डॉक्टर उज़्मा और बिलाल की वो तस्वीरें शुएब और वलीद ने उतारी थीं जिसे बाद में गलत अंदाज से पेश किया था। गिलशेर खान ये सब कुछ बोलकर खामोश हो गए थे। जमाल रंधावा अपना सर पकड़े हुए बैठे हुए थे और तोशी बुत बनी खड़ी हुई थी। तोशी ने गिलशेर खान को उंगली होंठों पर रखकर मजीद बात करने से मना कर दिया था। तोशी ने जमाल के ड्राइवर को बुलाया। पापा, अब घर जाकर आराम करें, लंबी फ्लाइट लेकर आए थे और पिछले 18 घंटे से यहाँ पर हैं। पापा प्लीज मेरी खातिर घर चली जाए। तोशी की आंखों में आंसू देखकर जमाल ने खुद को संभाला और ड्राइवर के साथ घर चले गए। गिलशेर खान जब जमाल को गाड़ी तक छोड़ कर आए तो तोशी अपनी बहन के रूम के बाहर अपना सर अपने हाथों से पकड़े हुए गर्दन झुकाए बैठी थी। तोशी बेटी, ये पी लो। और गिलशेर खान ने चाय का डिस्पोजेबल कप तोशी को पेश किया था। शुक्रिया खान साहिब, तोशी ने चाय का कप लेते हुए कहा था। खान साहिब, आप कुछ और बताना चाहते थे? तोशी बेटी, ना ही सुनो। और गिलशेर ने जवाब दिया अफसरुदगी के साथ। एक बेटी के लिए इससे ज़्यादा अजियत और क्या हो सकती है कि इसकी माँ अब बताए, मैं सुनूंगी। तोशी बेटी, हम बिलाल की बेगुनाही साबित करने में मसरूफ़ थे और वलीद अपनी जेबें भरने में। क्या मतलब? तोशी को फिक्र लाहिक हुई। मुझे आदिल ने कोई महीना पहले ही वलीद की असलियत से आगाह कर दिया था। तब मैं एक दिन गुलबर्ग नोशी बेटी से मिलने भी गया था। इसे खुश देखकर मुझे लगा कि शायद वलीद बदल गया है। फिर 1-2 दिन मैंने वलीद और नोशी का पीछा किया। मुझे सब ठीक लगा था, वो दोनों बहुत खुश थे, मैं मुतमईन हो गया था। मैंने सोचा बिलाल के साथ जो भी हुआ वो गलत था। चुल्लू, नोशी बेटी तो खुश है अपने घर। आदिल को भी मैंने मना कर दिया था कि वो वलीद और नोशी को उनके हाल पर छोड़ दे और उनके मुताल्लिक मजीद इंक्वायरी ना करे। आदिल ने मेरी बात मान ली थी, मगर आदिल का शक सही निकला। तोशी बेटी, आदिल ठीक कहता था कि वलीद मेरे सगे ताया का बेटा है। अब खान साहिब इसे नहीं जानते हैं। मैं वाकई वलीद को ना जान सका। गिलशेर खान बात करते करते खामोश हो गए थे। कैसा शक? खान साहिब, तोशी को तजस्सुस हुआ था।
तोशी बेटी वलीद ने नोशी बेटी की सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी है और वो इरम के साथ कल रात को दुबई चला गया है। ये बात आदिल ही ने मुझे सुबह 10 बजे बताई थी। तोशी के कानों में आदिल के अल्फाज गूंजे नोशी की बारात वाले दिन के। क्या इंतखाब है आपकी बहन का, क्या इंतखाब है मेरी माँ का? तोशी ने खुद से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तोशी बेटी में वलीद के इरादों को ना देख सका, वरना ये सब ना होता। गिलशेर खान ने खुद को कसूरवार ठहराया। छोड़ी खान साहिब, आपका कोई कसूर नहीं है। सारी जिंदगी हमारा बाप हमारी माँ को ना जान सका और हम अपनी माँ को ना जान सके। खान साहिब, अब से तो गलती से गलती हो गई और हम सब तो सारी जिंदगी जानबूझ कर गुनाह कबीरा करते रहे। तोशी ये बोलकर नोशी के कमरे के अंदर गई। नोशी अब भी सो रही थी। तोशी इसे देखकर वापस बाहर आ गई थी। वो फिर से बैठ गई। गिलशेर खान अब भी बेचैन थे। वो बार बार किसी को फ़ोन कर रहे थे। तोशी ये सब सुनकर परेशान तो बहुत थी, मगर वो बेचैन हरगिज़ नहीं थी। अब इसे सिर्फ अपनी बहन की फिक्र थी। मगर खान साहिब को अब ये कैसी बेचैनी लग गई है। खान साहिब, कुछ बाकी रह गया है? तोशी ने गिलशेर खान के पास पहुंचकर कहा था। गिलशेर खान ने परेशानी से गर्दन हिला दी थी। तोशी बेटी नाहिद बीबी और शुएब साहिब 4 दिन पहले ही किसी बिजनेस टूर के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हैं। एसएमएस बता रहा था कि वो लोग आज लूटेंगे। हाँ, मुझे मालूम है। मामा ने जाने से पहले मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया था और ये भी बताया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो लोग वापस आ जाएंगे। तोशी ने इत्मीनान से कहा था। तो आने दे खान साहिब, मामा को क्यों बचा रहे हैं? मेरी माँ को इसके किए हुए गुनाहों से, इन गुनाहों की सज़ा तो इसे मिलकर रहेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तोशी ने तल्ख लहजे में कहा था। तोशी बेटी, ये बात नहीं, बात कुछ और है। शुएब साहिब और उनके 2 दोस्तों सुनी और विकी ने, हाँ हाँ, वो बेगैरत के बच्चे, वो शुएब के दोस्त भी हैं। तोशी ने गिलशेर खान की बात दरमियान काट कर नफरत से कहा था। अफसोस, मगर ये अटल हकीकत है। गिलशेर खान की कंपटी की रगें तन गईं। तोशी बेटा, ये तीनों पिछले 1 साल से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लड़कियां अगवा करते, फिर तीनों उन लड़कियों के साथ ज्यादती करते, उन्हें डराते धमकाते। अक्सर लड़कियां अपनी बदनामी के डर से खामोश हो जाती। 2 हफ्ता पहले इन तीनों ने गुलबर्ग के इलाके से एक लड़की उठाई। इस लड़की का बाप कर्नल है और खुफिया एजेंसी में किसी बड़े ओहदे पर काम भी करता है। इस लड़की ने उन तीनों को अंजाम की धमकी दी थी। इस डर से उन्होंने इसे कत्ल करके कोट लखपत के पीछे खेतों में फेंक दिया था। ये जुल्म इन तीनों ने मिलकर किया था। ये शुएब साहिब के बाहर जाने से पहले की बात है। 2 दिन पहले खुफिया इदारों के लोगों ने सुनी और विकी को पकड़ लिया है। मेरा चचाजाद भाई इस कर्नल साहिब के घर ड्राइवर है। ये सारी बातें इसने मुझे अभी जब आप अंदर गई थी तब इसका फ़ोन आया था। मेरा भाई बता रहा था वो लोग शुएब साहिब को एयरपोर्ट ही से उठा लेंगे। बेटा, तेरे बाप का नमक खाया है। गिलशेर खान की आंखों में पहली दफ़ा मोटे मोटे आंसू चमक रहे थे। मगरिब की आज़ान हो रही थी। खान साहिब नमाज पढ़ने चले गए थे। तोशी अपनी बहन के पास कमरे में लोटी। नोशी भी जाग चुकी थी। नर्स इसका बीपी चेक कर रही थी। तोशी की आंखें रात से रू रू कर सुर्ख हो चुकी थीं, फिर भी इसे नोशी की तरफ देखकर मुस्कुराहट होंठों पर सजाई थी। नोशी अब काफ़ी बेहतर थी। इसका बीपी भी नॉर्मल था। इसकी नींद भी पूरी हो चुकी थी। सोने से पहले इसने सूप भी पिया था। मोहसिन खाने पीने के बहुत सारे सामान के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। इसके साथ उसका का ड्राइवर था। वो ये सारा सामान अपने घर से लेकर आया था। कैसी हैं आप? नोशी साहिबा, मोहसिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उम्मी ने आपके लिए यखनी बनाकर भेजी है, खुद अपने हाथों से, और आपके लिए खाना। बेगम साहिबा, चुल्लू जल्दी से निकालो। और मोहसिन ने नोशी और तोशी को बारी बारी बोला। तोशी ने पहले नोशी को यखनी पिलाई। इसके बाद वो दोनों कमरे में पड़े सोफ़ा सीट पर बैठ गए और खाना सेंटर टेबल पर रख लिया। दोनों मियाँ बीवी खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। मोहसिन अपने हाथ से तोशी को खुला रहा था और नोशी देख रही थी और इसे वलीद याद आ रहा था। नोशी की आंखों से एक बार फिर खामोश अश्क बहने लगे थे। मोहसिन की नज़र पड़ी तो इसने बात बदली। साली साहिबा अब खाला बनने वाली हैं, इसलिए उनकी इतनी खिदमत कर रहा हूँ। तोशी ने सुना तो शर्माने लगी। अब भी मैं खान साहिब को देख कर आती हूँ, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। खान साहिब खाना खाकर फिर कमरे से बाहर निकल गए थे। वो किसी तरह शुएब को बचाना चाहते थे। तोशी ने नोशी को मेडिसिन खिलाई। तोशी मुबारक हो, नोशी ने गिले के अंदाज में कहा। खैर मुबारक, तोशी ने उसी अंदाज में जवाब दिया, नाराज़ी से। दोनों बहनें अपनी सोचों में गुम थीं। तोशी ने नोशी को बताना मुनासिब नहीं समझा था। बिलाल नहीं आया यहाँ पर? मोहसिन ने पूछा। मैंने खुद ही इसे और दादी को नहीं बताया था, तोशी ने जवाब दिया।
तोशी में हो यहाँ, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, कल से हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मोहसिन ने फिक्रमंदी से कहा। डॉक्टर साहब प्लीज़, आपको मालूम है मैं आपकी हर बात मान लेती हूँ, मैं घर पर भी बेचैन ही रहूंगी प्लीज़। तोशी ने मोहसिन के हाथ पर हाथ रखते हुए इल्तिजा की। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। थैंक यू डॉक्टर साहब, तोशी ने मोहब्बत से कहा। रात 10 बजे के करीब जमाल रंधावा अंदर दाखिल हुए थे। नोशी अपने बेड पर सोई हुई थी और तोशी मोहसिन के कंधे पर सर रख कर सो गई थी। मोहसिन सोफे से टेक लगाए बैठा हुआ था। जमाल के पीछे बिलाल ने अपनी नानी का हाथ पकड़ा हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुआ था। जमाल दोपहर को घर जाने के बाद सो गए थे। शाम 7 बजे वो उठे और बिलाल को फ़ोन किया और उसके घर का एड्रेस पूछकर वहाँ चले गए थे। जमाल ने खुद अपनी माँ के सामने बिलाल की बेगुनाही का ऐलान किया था और हाथ जोड़कर बिलाल से माफ़ी मांगी। बिलाल बेटा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, जमाल ने बिलाल के सामने हाथ जोड़कर कहा था। क्यों मामू जान मुझे गुनाहगार कर रहे हैं? बिलाल ने जमाल के जोड़े हुए हाथों को थाम लिया। बाप बेटे से मुआफ़ी मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जमाल ने सारी तफसील अपनी माँ और बिलाल को बताई थी। तब उसी वक्त बिलाल ने अपनी नानी को साथ लिया और जमाल के साथ ही हॉस्पिटल आ गया था। नोशी और तोशी जाग गई थीं जमाल के आने की वजह से। जमाल नोशी को देखकर खुश हो गए थे। जमाल ने नोशी के सर पर शफकत से हाथ फेरा और अपनी माँ को रास्ता दिया नोशी से मिलने का। मोहसिन बेटा चलू डॉक्टर से पूछते हैं, वो लोग कब तक डिस्चार्ज कर देंगे नोशी को। और जमाल रंधावा और डॉक्टर मोहसिन वहाँ से चले गए थे। मेरी बच्ची मेरी जान, और जहाँ आरा बेगम ने नोशी की पेशानी चूमी जो कि बेड से टेक लगाए हुए बैठी थी। इसके बाद जहाँ आरा नोशी के बेड के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। बिलाल आगे आया और नोशी की तरफ देखकर बोला, नोशी जी अब कैसी तबीयत है आपकी? ओ बिलाल ने ये बात संजीदगी से पूछी थी, मगर नोशी ने बिलाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली गुस्से से। जहाँ आरा बेगम और तोशी ने देख लिया था नोशी की ये बदअखलाकी। बिलाल वहीं खड़ा था। नोशी के सामने उसी वक्त नाहिद अंदर दाखिल हुई। बिलाल को नोशी के सामने देखा तो इसके तन बदन में जैसे आग ही लग गई थी। ये बेगैरत यहाँ क्या कर रहा है? ये गंदा और नापाक शख्स, बदकिरदार और बेहया। नाहिद गुस्से से आग बगूला थी। बिलाल को इसने बेशुमार गालियां दे। 1 मिनट के अंदर अंदर बिलाल फिर भी खामोश था। जहाँ आरा बेगम और तोशी इससे पहले के बोलती जमाल और मोहसिन भी कमरे में आ चुके थे। नाहिद उन दोनों से बेखबर थी। इसका मुंह बिलाल की तरफ था। शुएब ने इस दिन ठीक कहा था, तुम्हारी नस्ल ही गंदी है। नाहिद ने आगे बढ़कर जोरदार तमाचा बिलाल के गाल पर दे मारा। जमाल रंधावा ने पीछे से नाहिद को इसके बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले गया। कॉरिडोर में बहुत सारे अफराद थे, जिनमें कुछ स्टाफ के लोग, कुछ मरीजों से मिलने मिलाने वाले और उनमें से कुछ रंधावा फैमिली को जाने वाले भी थे। नोशी को छोड़कर बाकी सारे अफराद भी जमाल से नाहिद को बचाने के लिए कमरे से निकल आए। जमाल रंधावा ने सबके सामने थप्पड़ों की बारिश अपनी बीवी के गालों पर कर दी। मोहसिन और बिलाल आगे बढ़े तो तोशी ने दोनों को उनकी कलाइयों से पकड़ लिया था। मेरी माँ ये सलूक डिज़र्व करती है, तोशी ने रोते हुए कहा। तुम हो किसी गंदे ख़ानदान की, तुम्हारी रगों में किसी गंदे और खबीस इंसान का खून है। मैंने तुमसे ज़्यादा घटिया औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जिसने अपनी ज़िद और लालच की वजह से अपनी ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम हो सारी बर्बादी की वजह। जमाल रंधावा गुस्से से बोल रहे थे। सबके सामने तमाशा देखने वालों का हुजूम लगा हुआ था और नाहिद बिखरे बालों के साथ फर्श पर बैठी हुई थी। इसके होंठों और नाक से खून बह रहा था। बिलाल ने देखा तो इसने तोशी से अपनी कलाई छोड़ाई और आगे बढ़कर नाहिद का दोपट्टा पकड़ा जो कि फर्श पर गिरा हुआ था, उठाया और नाहिद को जाकर संभाला और इसे फर्श से सहारा देकर उठाया और नाहिद का दोपट्टा इस पर डाल दिया। नाहिद, देखो इसको जिसने तुम्हें उठाया है। तुमने इसको सारी जिंदगी नफरत से देखा है, जमाल ने दर्द और तकलीफ से कहा था। नोशी भी अपने बेड से उठकर दीवार के साथ साथ उसके सहारे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई थी। जब इसने दरवाज़ा खोला तो नाहिद ने बोलना शुरू किया, ये सब कुछ बिलाल के कहने पर तो मेरे साथ हुआ है। अच्छा बदला लिया तुमने बिलाल मुझसे। छोड़ो मुझे, ये हमदर्दी सब दिखावा है। नाहिद ने बिलाल की गिरफ्त से खुद को छोड़ा और इसे हिकारत से जोर का धक्का दिया। बिलाल गिरते गिरते बचा था। जमाल ने एक बार फिर नाहिद का ये तज़हीक आमेज़ रवैया बिलाल के साथ देखा तो वो गुस्से में अपने होश खो बैठा।
नाहिद, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हॉस्पिटल के कॉरिडोर और हाल के अंदर खामोशी छा गई। सब लोग एक दूसरे को हैरत से तक रहे थे। एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया था। नाहिद बिखरे बालों और बहते हुए खून के साथ बड़ी मुश्किल से एक सीट पर बैठ पाई थी। तोशी अपनी माँ की तरफ लपकी। तोशी अपनी माँ को कसूरवार जरूर समझती थी। इस सारी सौतहाल का इसका बाप उसकी माँ को ये सज़ा देगा, इसने सोचा भी नहीं था। अब तो तुम खुश हो मेरा घर बर्बाद करके, नाहिद ने रोते हुए बिलाल की तरफ देखकर चीख कर कहा था। बिलाल के चेहरे पर अफसरुदगी थी। वो अपने मामू की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मामू जान, ये आपने क्या कर दिया है। जहां आरा बेगम सिसकियां ले लेकर रो रही थी, मोहसिन ने उन्हें संभाला हुआ था। नोशी दरवाजे के साथ टेक लगाए नफरत और गुस्से के साथ बिलाल को देख रही थी। इस सारी खामोशी को शुएब के अंदर दौड़ कर आते हुए बूटों की आवाज़ ने तोड़ा जब वो हाल के अंदर आकर रुका। इसके पीछे पीछे गिलशेर खान भागता हुआ अंदर आया था। फूली हुई सांस के साथ वो दोनों इस बात से अनजान थे कि अंदर क्या हुआ है। शुएब की हल्की सी नज़र अपनी माँ की नाक से बहते हुए खून पर पड़ी थी। वो हुजूम को पीछे हटाकर आगे जाना चाहता था। गिलशेर खान ने शुएब को बाजू से पकड़ा और ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। शुएब साहिब, मैं कब से आपको तलाश कर रहा हूँ, आपका नंबर भी बंद है, अब निकलो यहाँ से। ओ गिलशेर खान ने दबी हुई आवाज़ के साथ शुएब के कान में कहा। गिलशेर खान ने नाहिद को नहीं देखा था। शुएब ने खान की बात पर ध्यान न दिया। शुएब ने झटके के साथ गिलशेर खान से अपना बाजू छुड़ाया और आगे की तरफ बढ़ा। मेरी बात सुनो शुएब साहिब और निकलो यहाँ से। ओ गिलशेर खान ने शुएब को पीछे से अपने बाजुओं से दबोचा और उसके कान में फिर इल्तिजा की। छोड़ो मुझे खान, ये क्या बदतमीज़ी है। शुएब ने गिलशेर खान की गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ अपनी माँ के सामने पंजों के बिल बैठ गया। गिलशेर खान ने फिर कोशिश की वो शुएब के पीछे आए। जब खान की नज़र नाहिद पर पड़ी तो वो साइड पर खड़े हो गए। गिलशेर खान ने जमाल रंधावा की तरफ देखा। जवाब भी खैर आलूद निगाहों से नाहिद और शुएब को देख रहे थे। जमाल की रगें एक बार फिर तनगी थीं। उनका इकलौता और लाडला बेटा भी इस साजिश में बराबर का शरीक था, जिससे बिलाल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, अलबत्ता नोशी की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो गई थी। गिलशेर खान बग़ैर देखे और बग़ैर सुने ही सारी कहानी समझ गए थे। शुएब ने गर्दन मोड़कर गुस्से से बिलाल की तरफ देखा। चुल्लू भी चुल्लू, सब लोग अपना अपना काम करो। और गिलशेर खान ने खड़े हुए अफराद से कहा। गिलशेर खान का कदकाठ और रोबदार आवाज़ ने सब अफराद पर फ़ौरन अपना असर छोड़ा। सब लोग 1 मिनट के अंदर ही दाएं बाएं तत्तर बुतर हो गए। अब कॉरिडोर और हाल खाली था। शुएब अलिफाटे और बिलाल के सामने आकर खड़ा हो गया। तुमने मेरी माँ के साथ। शुएब को सिर्फ ये बोलने का मौका मिला था। एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, जिसकी वजह से वो एक लम्हे में ज़मीन पर गिर गया। एक मजबूत कदकटे के शख्स ने इसे गिरेबान से पकड़ा और अलिफाटे आलिफ, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारी माँ के साथ। याद करो तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ किया नहीं किया। हरामजादे, मैं तुझे इबरत का निशान बना दूंगा। कर्नल हशमत खान, छोड़ो मेरे बेटे को। और जमाल रंधावा ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहा। जमाल रंधावा, मैं चौधरी इरशाद रंधावा को भी जानता था और तुझे भी जानता हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है कि तेरा खून इतना गंदा हो सकता है। चौधरी इरशाद रंधावा तो लोगों की बहू बेटियों पर चादर डालने वाला था। तूने किसी पर इज्जत की चादर तो नहीं डाली, मगर किसी औरत को सारी जिंदगी गंदी नज़र से भी नहीं देखा। फिर ये सुवर किसकी औलाद है। कर्नल हशमत खान ने एक और ज़ोरदार थप्पड़ शुएब को मारा, दाएं हाथ के साथ, और बाईं हाथ से इसका गिरबयान पकड़ा हुआ था। अंकल बताएं तो सही, आखिर बात किया है। बिलाल ने तहम्मुल और हमदर्दी से कर्नल हशमत खान के कंधे पर हाथ रखा था। कर्नल का गुस्सा दुख की शक्ल इख्तियार कर गया था। इंस्पेक्टर, इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। वो पुलिस के 8-10 जवान खड़े थे। उनके साथ 8-10 लोग सादा लिबास में थे, शायद खुफिया इदारों के लोग हों। उन्होंने शुएब को हथकड़ी लगाई और वहां से ले गए। बिलाल बेटा, इसने और उसके दोस्तों ने मेरी फूल जैसी बेटी से ज़्यादती की और इसे कत्ल करके खेतों में फेंक दिया। बड़ा जुल्म किया है जमाल रंधावा के बेटे ने। कर्नल रोते हुए बिलाल के गिले लग गया। चंद मिनट बिल्कुल खामोशी रही, सिर्फ कर्नल के रोने की आवाज़ से हाल और कॉरिडोर में जान थी। जमाल, ये भी तो तुम्हारा भांजा है। मेरी बीवी बहू घर में इसकी मिसाल देती है। मेरे पोते और नवासे इसी के स्कूल में पढ़ते हैं। कर्नल हशमत खान ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। अब वो कॉरिडोर से चलता हुआ हाल में पहुंच गया। वहां जाकर कर्नल साहिब को ना जाने क्या ख्याल आया। वो रुक गया और पीछे मुड़कर नाहिद की तरफ देखा और एक नज़र जमाल पर डाली।
जमाल अपनी बीवी से पूछना ज़रूर वो सुवर किसकी औलाद है। कर्नल हशमत खान जाते जाते नाहिद को बहुत बड़ी गाली दे गया था, सब खामोश थे। कर्नल की गाली सुनकर भी जमाल के लिए आज क़यामत का दिन था, वो तलाक देकर भी ज़िल्लत महसूस कर रहा था। वो बाहर खिली फ़िज़ा में जाना चाहता था, वो चलता हुआ हॉस्पिटल के हाल से बाहर आ गया था। इसके सामने उतरने के 4 ज़ीने थे ला में जाने के लिए, जो कि मरकज़ी हाल के बिल्कुल सामने ही था। जब जमाल ने पहले ज़ीने पर कदम रखा, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जमाल ने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को पकड़ा, फिर भी वो अपने दिल को नहीं संभाल पाया। दौरा इतना शदीद था कि जमाल रंधावा गिरता हुआ सड़कों से नीचे था। बिलाल की निगाहें मुसलसल जमाल का ताक़ुब कर रही थीं। जब बिलाल ने जमाल को दोनों हाथ सीने पर रखते हुए देखा तो इसने उसी लम्हे दौड़ लगा दी थी जमाल की तरफ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जमाल ज़मीन पर गिर चुका था। जमाल को फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद सीनियर डॉक्टर ने आकर बताया हार्ट अटैक था, जो जानलेवा साबित हुआ, डॉक्टर ये बताकर चला गया था। ये सुनकर जहां आरा और तोशी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। गिलशेर खान बिलाल के गिले लग कर रो रहा था। मोहसिन की आंखों में भी आंसू थे, शायद वो भी कोई उसके साथ लिपट कर रोता, मगर वहां था कोई नहीं इमरजेंसी के बाहर। मोहसिन ने नोशी को जमाल के अटैक से पहले और शुएब को पुलिस के ले जाने के बाद उसके बिस्तर पर लिटा दिया था एक नर्स की मदद से। मगर नाहिद कहाँ है? मोहसिन ने कहा। वो भागता हुआ कॉरिडोर में आया जहां पर नाहिद स्टील की सीट पर बैठी हुई थी। अब वो ज़मीन पर गिर चुकी थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। मोहसिन ने नाहिद को थामते हुए इमरजेंसी इमरजेंसी की आवाज़ लगाई थी। नाहिद पर फालिज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इसकी ज़ुबान बंद हो गई थी और उसका दायन हिस्सा मफलूज हो चुका था। ये रात क़यामत की रात थी। रंधावा फैमिली पर एक रात के अंदर अंदर ही शुएब सलाखों के पीछे, जमाल रंधावा अगले सफ़र पर रवाना हो चुके थे और नाहिद इमरजेंसी के बिस्तर पर, ना मोर्दुम में और ना जिंदों में। बाबा जुमा बिलाल से कहा करते थे, बिलाल बेटा, जब भी मांगो दुआ ही मांगो, बद्दुआ ना मांगो। ये बिलाल की बद्दुआ हरगज़ नहीं थी, ये कुदरत का इंसाफ था। अल्लाह मेरे मामों की बख्शिश फरमा और मेरी मुमानी की मुश्किल आसान कर दे, उनको सेहत और तंदुरुस्त अता फरमा, आमीन। बिलाल ने ज़ोहर की नमाज के बाद ये दुआ मांगी थी। सुबह 10 बजे जमाल रंधावा का जनाजा था। चंद दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि नाहिद को घर ले जाएं और वहीं पर उनकी देखभाल के लिए एक नर्स का बंदोबस्त कर ले। डॉक्टर मोहसिन ने एक नर्स का बंदोबस्त कर दिया था और वो खुद हर दूसरे दिन नाहिद को चेक करता था। नाहिद की जान तो बच गई थी, मगर वो बोल नहीं सकती थी और उसके जिस्म का दायन हिस्सा भी हरकत नहीं कर रहा था। नोशी अब ठीक तो थी, मगर उसकी रंगत बिल्कुल हल्दी जैसी हो गई थी और वो अब बहुत कम बोलती थी। नर्स के साथ साथ वो भी अपनी माँ का ख्याल रखती थी। नोशी को अब अपनी माँ से और ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। वो अब भी समझती थी कि ये सब कुछ बिलाल ही के कहने पर इसके बाप ने इसकी माँ के साथ किया था। नोशी अपनी माँ, अपने भाई और वलीद की साजिश से भी अनजान थी, जो उन्होंने बिलाल को रुस्वा करने लिए बनाई थी। नोशी अपनी तलाक का कसूरवार अब भी बिलाल ही को समझती थी। बरसात का मौसम आके गुजर गया था। अब आंखों से बरसने वाले कतरे भी थम गए थे। हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी थी। बिलाल और आदिल अक्सर वली खान के पास बैठते, वो इसके साथ चाय पीते, इससे बातें करते। वली खान अक्सर कह देता, ऊ साहिब में क्या जानों में तो स्कूल ही नहीं गया। जब आदिल इससे कोई सवाल पूछता, बाबा जुमा समझकर आदिल वली खान ने बाबा जुमा को तलाश कर रहा था। वली खान सिर्फ नाम का वली था, मगर वो एक किरदार के वली की गुद्दी पर बैठा हुआ था। बकौल बाबा जुमा की आजिज़ी पहली सीढ़ी है। इस सफ़र की तरफ वली खान में आजिज़ी बहुत थी। शायद इसे भी इस सफ़र पर जाना नसीब हो जाए। आदिल ने अब अपने बाप का बिज़नेस संभाल लिया था। वो बहुत मसरूफ़ भी हो गया था। इसके बावजूद वो सुबह की नमाज नूरानी मस्जिद ही में अदा करता था। कबूतरों को दाना डालता और बली को दूध पिलाता और रात के लिए दूध वली खान को देकर जाता कि जब वो घर के लिए निकले तो बाबा जुम्मा की काली बली को दूध ज़रूर पिला दे। तारिक रामे और अजज जंजुआ की नौनक झोंक अब भी होती रहती थी। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा था, बेजाज जंजुआ भी इसे बीवी से डरने के ताने खूब देता था। तारिक रामे ने अपनी वालिदा की पसंद से चीचा वतनी से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर शाज़िया चुग़ताई से शादी जो कर ली थी। डॉक्टर शाज़िया लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब करती थी। बड़ी ईद आ गई, करोड़ों लोगों ने कुर्बानी की। कुर्बानी करने वाले करोड़ों और कुर्बानी देने वाले हज़ारों। सर्दी अब बढ़ गई थी। फौजिया छुट्टियों पर थी, वजह इसको अल्लाह ने एक चांद सा बेटा दिया था।
जिसका नाम उसकी सास और माँ ने ही रखा था, मोहम्मद बिलाल। एक दिन बिलाल अपने ऑफिस में था। ऑफिस बुआई ने आकर बताया, सर एक लड़की नवीन हयात आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, भेज दो। बिलाल ने बगैर तासुर के बोला था। नवीन उर्फ नैना ऑफिस में दाखिल हुई। अब इसने निकाब नहीं किया हुआ था, सिर्फ कपड़े की बड़ी सी काली चादर ओढ़ रखी थी। सर अस्सलाम अलैकुम, नैना नजरें झुकाकर बोली। नवीन, हयात बैठो। कैसे आना हुआ? बिलाल ने तहम्मुल से पूछा। सर मुझे नौकरी चाहिए, नैना ने डरते डरते कहा। फौजिया की सीट पर बैठ जाओ इसके वापस आने तक। आजकल फौजिया छुट्टियों पर है, इसके आने के बाद तुम अपने पुराने ऑफिस में काम करोगी। बिलाल ने नैना को एक नज़र देखकर ही फैसला कर लिया था। नैना ये सुनकर हक्का-बक्का रह गई। इसने हैरत से बिलाल की तरफ देखा। बिलाल ने भी नैना के नीनों को गौर से देखा, जिन्होंने हया की ऐनक पहनी हुई थी। नैना ने काली चादर के साथ साथ हया की चादर भी ओढ़ रखी थी। 28 नवंबर बरोज़ जुमा आदिल अकील हाशमी का निकाह डॉक्टर उज़्मा अफ़गन नियाज़ी के साथ था, जो कि मॉडल टाउन की एक मस्जिद में ब्रिगेडियर अमान उल्लाह साहिब ने पढ़ाया था। 29 नवंबर को एक आलीशान होटल में वलीमे की दावत हुई, जिसमें शहर की मशहूर हस्तियों ने शिरकत की थी। बिलाल को आदिल ने वलीमा और निकाह की तकरीब में खुसूसी प्रोटोकॉल दिया था। चंद दिन बाद आदिल और उज़्मा उम्रा अदा करने के लिए चले गए थे। आदिल हज पर जाना चाहता था अपनी शादी से पहले, मगर बिलाल अपने स्कूल की बिल्डिंग के इंटीरियर में मसरूफ़ था, इसलिए आदिल ने अगले साल का प्रोग्राम बनाया था हज के लिए। बिलाल के स्कूल की एक और अलग बात थी। जस्ट इकरा हाई स्कूल में सालाना इम्तिहान दिसंबर में होते। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 25 दिसंबर को रिजल्ट और 1 जनवरी से नई क्लासों का आगाज़। सिर्फ बोर्ड के इम्तिहानात में वो पंजाब बोर्ड के मुताबिक चलता था। बिलाल 1 जनवरी 2015 से अपने स्कूल की नई बिल्डिंग में शिफ्ट होकर नई क्लासेस का आगाज़ करना चाहता था, इसलिए इसकी मसरूफियत बढ़ गई थी। 30 दिसंबर तक बिलाल ने सारा काम मुकम्मल कर लिया था। स्कूल की इमारत को सजाया गया था। बिलाल की इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए 31 दिसंबर की रात अपने घर पर एक दावत का एहतमाम किया था तोशी और मोहसिन ने। वैसे भी जमाल रंधावा के मरने के बाद से उन सब ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था। नोशी की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। तोशी ये चाहती थी कि वो सब इस गम से बाहर निकल आएं और ज़िंदगी गुजारने से ज़िंदगी जीना शुरू कर दें। तोशी के बेहद इसरार पर उसकी बहन नोशी ने इस दावत में शिरकत की थी, जिसमें सिर्फ घर के अफराद ही थे। तोशी ने ख़ास तौर पर रंधावा हाउस के सारे मुलाजमों को फ़ोन करके बुलाया था, जिसमें गिल शेर खान, बाजी गफूरा, डीजे और SMS और बाकी सारे मुलाजिम भी शामिल थे। नोशी और बिलाल का खाने के दौरान एक बार आमना सामना हुआ था। नोशी की आंखों में बिलाल के लिए नफरत ही थी। बिलाल का मानना था आंखें दिल का हाल बयान कर देती हैं, सिर्फ वो हाल पढ़ने वाली आंख होनी चाहिए। नोशी जल्दी चली गई थी। तोशी में चलती हूँ मामा को सिर्फ नर्स के सहारे तो नहीं छोड़ सकती। ओ जाने से पहले नोशी ने कहा था सब लोग जा चुके थे। जहां आरा बेगम अपने बेटे के गुजरने के बाद से रंधावा हाउस वापस चली गई थी। सब मेहमानों के जाने के बाद लाउंज में मोहसिन और तोशी के साथ बिलाल काफ़ी पी रहा था। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तोशी ने काफ़ी का सिप लेते हुए वाल कलाक की तरफ देखा था। जिंदगी का एक और साल ख़त्म होने वाला है। इस साल मुझे मोहसिन जैसा हमसफ़र मिला और मेरे पापा ने इस सफ़र में मेरा साथ छोड़ दिया। तोशी ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। इसी का नाम ज़िंदगी है। इंशाअल्लाह नया साल हमारी ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ लेकर आएगा। मोहसिन ने तोशी के बड़े हुए पेट की तरफ देखकर कहा। वो माँ जो बनने वाली थी और जनवरी के आखिर में डिलीवरी का वक्त डॉक्टरों ने बताया था। तोशी ने मोहसिन की ये बात सुनी तो नज़रें झुका लें। बिलाल उनके सामने बैठा हुआ था, जो नज़रें झुकाए सिर्फ उन दोनों की बातें सुन रहा था। बिलाल, मेरी एक बात मानोगे? तोशी ने हिचकिचाते हुए कहा था। बिलाल ने तोशी की तरफ गौर से देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या बात। मेरी बहन से शादी कर लो, तोशी ने इल्तिजा की थी। बिलाल के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई, मगर वो खामोश रहा। क्या सोच रहे हो बिलाल? तोशी ने तुमसे कुछ कहा है? मोहसिन ने बात आगे बढ़ाई। हम दोनों ने सोच समझ कर ये बात तुमसे की है। बिलाल ने ठंडी सांस ली। मोहब्बत इंसान को बहादुर बनाती है। मोहब्बत अगर डराना शुरू कर दे तो तुम डरते हो। तोशी ने बिलाल की बात पूरी नहीं होने दी और मुस्कुराते हुए बोली थी।